बहुत सुखद क्षण है कि ब्रेख्त के बहाने कला और साहित्य जगत से जुड़े मित्रगण एक जगह मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं ब्रेख्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं, तत्पश्चात एक पंक्ति बीच में मैं कह रहा हूँ। ब्रेख्त का जो मुख्य कार्यकाल था वो पूर्वी जर्मनी अर्थात जीडीआर में बीता, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में उनका जन्म हो अथवा उनकी मृत्यु हो, तो वो पूर्वी जर्मनी के ही वो सच में नागरिक रहे और कर्म क्षेत्र भी या कार्य क्षेत्र का भी वो पूर्वी जर्मनी को ही बनाए। वैसे उनका जन्म मान लीजिए 1998 में होता है और 1898 में होता है और उसके बाद वो ऑक्सबर्ग में ही आरंभिक पढ़ाई पढ़े, जहां ऑक्सबर्ग में उनका जन्म हुआ। ऑक्सबर्ग म्यूनिक से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है, पश्चिम उत्तर है म्यूनिक से। म्यूनिक वहाँ का महत्वपूर्ण शहर है जो बावेरिया प्रांत का हिस्सा था, आज जर्मनी का दक्षिणी भाग है। तो ऑक्सबर्ग में आरंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद वे आ जाते हैं म्यूनिक, और म्यूनिक में वो मेडिकल की पढ़ाई आरंभ करते हैं। तत्पश्चात उसी दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, इससे पूर्व मान लीजिए जर्मनी का एकीकरण होता है, बिस्मार्क के द्वारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया गया। उसमें बावेरिया एक जो उसका स्टेट था वो हिस्सा बनता है, और ये चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करते हुए इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में नेपथ्य से अपनी भूमिका निर्धारित कर ली और चिकित्सा में क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। ये 1914 के बाद की बात है, जब ये 16 वर्ष के थे तभी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इनका उन्हीं दौरान इनकी युद्ध को ये बहुत करीब से देखते हैं ब्रेख्त, और किस तरह उसमें हिंसा या संहार हो रहा है ये भी वो देखते हैं। उसी क्रम में उनकी लेखनी चलने लगती है और काफ़ी वो सक्रिय हो जाते हैं। इनका पहला नाटक ड्रम्स इन द नाइट 1922 में आता है, और इसके बाद आप देखते हैं कि ये जर्मनी में नाटक के क्षेत्र में काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन करने के पक्षधर रहे हैं। एक जो परंपरागत रूप से अरस्तु का नाटक वहाँ चल रहा था, जिसे पूर्व में गेथे और सीलर द्वारा मंचित किया जाता था, ये यथार्थवादी नाटक के विरुद्ध ये एक धारा आगे अग्रसारित करते हैं, और इसने नाटक के क्षेत्र में बहुत सारे अभिनव प्रयोग किए और बहुत कुशल निर्देशन किए। ऐसे इनकी कुल 31 नाटक प्रकाशित हुई है ब्रेख्त की। उस दौरान एपिक थिएटर की स्थापना होती है, फिर जिसको आप उसके अभिनयकर्ता जैसे महाकाव्य थिएटर के रूप में वो कई तरह के चेंजिंग ला रहे हैं। जो परंपरावादी रंगमंच का जो माध्यम था उसमें ये काफ़ी परिवर्तन लाए हैं। ये समय से आगे की ओर बहुत सोच रहे थे। आप इनकी छोटी छोटी बातों को देखेंगे ब्रेख्त के, तो एहसास होगा कि ये बहुत टच करके बगल से गुजर जाते हैं, और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद आपको महसूस होगा अरे ये तो अमुक बात कह गए जो हमको उस समय ध्यान देनी चाहिए। तो ये समय से बहुत आगे को ले जाते हैं रंगमंच को। और चूँकि हमारे बड़े साथी अनीश जी चाहे अन्य बंधु हैं, तो रंगमंच के बारे में और बेहतर बताएंगे। अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया और उनका क्या था, जैसे स्टेज पर वो लाइट का क्या प्रबंध करते थे, वाइट रहना चाहिए, चाहे दर्शकों
को भावना में न बहने की नसीहत वो देते थे कि आप कलाकार के साथ एकाक मत होइए, नहीं होइए, उनके साथ आत्मिक रूप से उतना नहीं जुड़िए, बनिस्पत उनके विचार को अग्रसारित करें। और उनका कहना था ब्रेख्त का कि नाटक के रूप में जो दिखाया जा रहा है वो अतीत की गाथा है, वह अतीत की गाथा है। आप उस पर चिंतन करें और आप भविष्य का ये मूल्यांकन करें, क्या हमको करना है, क्या समाज को देना है। ब्रेख्त शुरू से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे और उनके प्रत्येक नाटक में आप युद्ध या उत्पीड़न या दुख, प्रेम का रहेगा और अंततः आप मार्क्सवादी विचारधारा को पाएंगे ही पाएंगे उनकी लेखनी में। नाटक के साथ साथ एक कवि के रूप में भी बहुत चर्चित रहे और मैं ये कहना चाहूँगा खास तौर पर कि उनका आरंभिक कार्यक्षेत्र जर्मनी में रहा, जो बाद में पूर्वी जर्मनी का हिस्सा बना, और फिर वो द्वितीय विश्व के दौरान कई मुल्कों का उन्होंने भ्रमण किया और अपने नाटक का विस्तार किया। जैसे लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क आदि में उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। सोवियत संघ या यूएसए सभी जगह वो रंगमंच के रूप में अपने को स्थापित किए। ये एक सुखद विडंबना कहेंगे। उसी दौरान आप देखते हैं कि इंग्लैंड में चार्ली चैपलिन भी उसी काल में आते हैं। वो 10 वर्ष पहले आते हैं, उनका जन्म 89 में होता है, वो इंग्लैंड में। तो उन दिनों यूरोप में ऐसे बहुत सारे शख्सियत उभरे जो लंबी दूरी तक आदमी को झकझोरते रहे अपनी कला के माध्यम से या हास्य व्यंग के माध्यम से ही, या चित्रकार भी देखेंगे उस काल में बहुत सारे हुए। तो एक बहुत अनूठा काल रहा वो 19वीं 20वीं सदी का जो आरंभ था। हिटलर के दमन के पश्चात वो अन्य देशों में उनके अथी से वो चले गए। फिर पूर्वी जर्मनी का जब गठन होता है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के हिस्से में जो क्षेत्र आता है वो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे जीडीआर कहते हैं, और वैसे डीडीआर कहते हैं, ड्वाइचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसकी राजधानी बर्लिन बन जाती है। और इधर जो पश्चिम का हिस्सा होता है ये बॉन के रूप में। मुझे दोनों जगह जाने का अवसर मिला। बॉन में भी मैं रहा हूँ और बर्लिन में तो रहा हूँ। संयोग से हमारे पटना के एक मित्र भी थे, आप लोग के भी मित्र होंगे, रियाज उल हक, वो प्रभात खबर में यहाँ साहित्य पेज देखते थे, तो उनके साथ भी 5 दिन बर्लिन में रहा। और पिछले साल ही वहाँ मेरी एक फिल्म, मेरे जीवन और कृतित्व पर एक फिल्म बनी। हेम्बोल्ट यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जिसकी गणना होती है, कार्ल मार्क्स वहीं के छात्र थे हेम्बोल्ट के, तो वहाँ एक रिसर्च मेरे जीवन पर किया गया। ऐसे तो मैं मूलतः मधेपुरा जनपद से हूँ, और लेकिन शोधकर्ताओं ने वहाँ तक पहुँच के एक फिल्म भी बनाया और शोध भी किया हेम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में। तो उस फिल्म के स्क्रीनिंग में लास्ट टाइम मैं गया था, और चूँकि पूर्वी जर्मनी जिसको जीडीआर कहते हैं उससे मेरा 80 के दशक से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। हम में से बहुत सारे युवा मित्र का शायद जन्म न हुआ हो, तो 80 के दिनों में जब शीत युद्ध था, आप देखते हैं सोवियत संघ में लियोनिद ब्रेजनेव थे, भारत में इंदिरा गांधी थी, पूर्वी जर्मनी में एरिक होनेकर बहुत सशक्त शासक माने जाते थे, एरिक होनेकर। तो एक तिकड़ी सा बन गया था विश्व राजनीतिक पटल पर। उन दिनों चूँकि इंटरनेट या और जो सूचना के सशक्त माध्यम थे उसका नितांत अभाव था। हम लोग नाम भी मोबाइल का नहीं सुने थे, इंटरनेट तो दूर की बात है। बहरहाल
80 के दशक में मेरा व्यक्तिगत संबंध या संपर्क जर्मनी के प्रसारण केंद्र रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल से हुआ। और आपकी जानकारी में ये दे दूं कि आपके बहुत सारे परिचित वहाँ कार्यरत थे, जो नाम आप सुनते हैं, साहित्यकार उज्ज्वल भट्टाचार्य, जिनकी कई पुस्तकें वाणी प्रकाशन से भी आई है, वहाँ थे। आरिफ नकवी वहाँ थे, फ्रीडमन वो अध्यक्ष थे, सबीने ये संपादक थे। तो इस तरह से तमाम मित्रों से हमारा वहाँ ताल्लुक़ रहा। वो उन लोगों का जो कम्युनिस्ट शासन के अधीन पूर्वी जर्मनी का हिस्सा था, वो RBI उसको कहते हैं, रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल। तो यहाँ से जो अभी चंद नाम हमने लिया, उज्ज्वल भट्टाचार्य, ये लोग वहीं कार्यरत थे। तो मैं अपनी जिम्मेवारी अपने क्षेत्र से ही निभा रहा था कि उसके प्रसारण हमारे क्षेत्र में कैसे सुनाई पड़ते हैं। रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल हमारे कोसी डिवीज़न में किस तरह से सुना जाता है, उसका डिकोड किया जाता था। उसका कई तकनीकी शब्दावली होता है, उसको सिम्पो प्रणाली कहते हैं। तो उसमें डिकोड करके भेजना पड़ता है कि आपका प्रसारण साउंड ये है, नॉइस ये है, इंटरफेरेंस ये है, तरह तरह का। उसको फिर खंड खंड में विभक्त करके वो हम लोग को डिकोड करके वहाँ भेजते थे, और सही होने पर एक QSL कार्ड दिया जाता था, वेरिफिकेशन कार्ड। तो वैसे वो होता था। तो इसी तरह ऐसा हुआ कि उनका एक अवार्ड था 2000 का अवार्ड, पूर्वी जर्मनी का, जो विश्व के गिने चुने लोगों में मुझे ये सौभाग्य मिला कि वो सम्मान मैं प्राप्त करूं, और दुनिया के 3-4 लोग में मैं शामिल हुआ। तो स्वाभाविक है कि उनकी नज़र में मेरा कद बढ़ा। और इसी क्रम में ये जब दोनों देश एक हो गए 90 में 1990 में एक हो गए दोनों पूर्वी जर्मनी, तो अब वहाँ पुरानी चीज़ों पर शोध के क्रम में लोग हमसे संपर्क किए। और इसी क्रम में जर्मनी से लोग या हेम्बल्ट यूनिवर्सिटी से हमारे जनपद में आकर वहाँ पूरी फिल्म की शूटिंग हुई 10 दिनों तक, वहाँ रहना ये वो, और प्लस वहाँ शोध वगैरह हुआ। इस क्रम में मुझे जर्मनी जाने का अवसर मिला। वहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है बर्लिन में, वहाँ फिल्म का ये स्क्रीनिंग हुआ। बहुत सारे लोग थे, साक्षात्कार देने का अवसर मिला। तो वहाँ जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे ढंग से ये, जैसे आप बर्लिन से बॉन की दूरी 600 किलोमीटर है, और आप आराम से 5 घंटे में जा सकते हैं। 600 किलोमीटर का सफ़र। रास्ता में कोलोन पड़ेगा, कोलोन में भी मैं काफ़ी देर रुका हूँ, 2-3 दिन रुका कोलोन शहर। कोलोन का इत्र से नाम ही होता है, राइन नदी के तट पर है कोलोन शहर। पहले एक प्रसारण संस्था थी डॉयचे वेले, आज भी है। तो मुख्यालय उसका कोलोन था, बाद में बॉन हो गया, बॉन मुख्यालय चला गया। तो मुख्यालय में भी मुझे जाने का अवसर मिला, और कोलोन में भी। तो ब्रेख्त की जो छाप है वहाँ के जनमानस में समाहित है, वो विभिन्न रूप में है। आज भी उन पर कई कार्य हो रहे हैं, उनके नाटक का मंचन हो रहा है। वहाँ बर्लिन में उंटर डेन लिंडन के पास ही थिएटर है, वहाँ नियमित तौर पर ब्रेख्त के नाटक प्रसारित या उसका मंचन किया जाता है। तो ब्रेख्त का पूरा जर्मनी ही नहीं, पूरी दुनिया उनका ऋणी है। वो विभिन्न रूप में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं, कभी कवि के रूप में, कभी नाट्य निर्देशक के रूप में, कभी नाटककार के रूप में, एक विचारक के रूप में। अब चंद पंक्ति ऐसे स्मरण आ रहा है तो मैं सुना दूं आपको, जो साहित्य से जुड़े लोग हैं। कमजोरी तुम्हारी नहीं हमारी थी एक, कमजोरी तुम्हारी नहीं हमारी थी एक, मैं करता था प्रेम। लीजिए।
अब कितनी बड़ी बात वे चंद शब्दों में कह जाते हैं। कला के बारे में ब्रेख्त का कहना है कि यह एक ऐसा यथार्थ है जो आईना दिखाने का काम नहीं करता है, बल्कि एक आकार के रूप में एक हथौड़ा बनकर आकार प्रदान करता है। वास्तविकता में यह एक हथौड़ा बनकर आकार प्रदान करता है। क्या तो कला आईना दिखाने का ठेका नहीं लिया है, ये वास्तविकता में एक आकार बनकर, हथौड़ा बनकर आकार प्रदान करता है। छोटी छोटी बात आप उनका देखेंगे तो बहुत बड़ी बात कह जाते हैं वो चंद शब्दों में। और हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं और मैं चाहूँगा जो आगे हमारे बीच जो वक्ता हैं वो आगे संवाद को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।